फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। ये हमारा सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स का लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट, नेट और वेरियस एग्जाम्स में, वो डिस्कस किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग काउंटर्स या फिर रजिस्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का लास्ट पार्ट। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में आपको देखिए 2 जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं। इस जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो Q0 है वो J1 पे जा रहा है, लेकिन दोनों ही फ्लिप फ्लॉप का जो K है K0 या K1 वो ऑलरेडी हाई कर रखा है, 1 कर रखा है। अब इसका जो आउटपुट का बार है Q1 का Q बार वो यहाँ पर J0 पे कनेक्ट किया गया है। अब क्लॉक को अगर आप देखोगे तो पहली क्लॉक यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, लेकिन इस सेकंड फ्लिप फ्लॉप के पास इस ये क्लॉक में जाके इसका इन्वर्टेड क्लॉक जा रहा है एक नॉट गेट के थ्रू। तो ऐसी फ्लिप फ्लॉप जिसमें जे के फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे है और एक दूसरा जे के फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे है, लेकिन दोनों ही फ्लिप फ्लॉप्स का क्लॉक सेम नहीं है। तो ऐसे सीक्वेंस को या फिर ऐसे डायग्राम को हम कहते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो ये मास्टर है हमारा और ये स्लेव है, क्योंकि इसका आउटपुट इसके आउटपुट पर डिपेंड करेगा। जो इसका प्रीवियस क्लॉक पे आउटपुट रहा होगा उसी से इसका नेक्स्ट आउटपुट डिसाइड होता है। कैसे काम करता है? बेसिकली यहाँ पर आपको Q0 Q1 का सीक्वेंस पूछा गया है कि ये Q0 Q1 का सीक्वेंस इनमें से क्या हो सकता है। स्टार्टिंग आप देख सकते हो सब में 0 है, तो स्टार्टिंग ये हमने ये भी 0 रखा है, ये भी 0 रखा है। अब नेक्स्ट क्या आने वाला है ये हम देखना चाहेंगे। अब जब क्लॉक आएगी तो क्लॉक जब आएगी तो ये तो हमारा मास्टर काम करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है तो इसको क्लॉक नहीं मिल पाएगी। तो ये अभी आउटपुट इसका जो पहला था वही प्रिजर्व रहेगा। तो बेसिकली अगर ये सीक्वेंस मेरा Q0 Q1 है तो Q1 मेरा फिक्स रहेगा। Q1 क्योंकि इस पे क्लॉक अभी आई नहीं है, तो स्टार्टिंग में 0 था तो नेक्स्ट भी 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 0 है तो ये 1 है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। फिर देखिए ये 0 है और ये 0 है, तो मतलब हमारा Q1 प्रिजर्व्ड है, तो ये आंसर हो सकता है। अगेन देखेंगे 0 1, तो ये भी फिर हमारा सेम नहीं है। Q1 हमारा चेंज हो गया, लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए क्लॉक आने पर। तो ये आंसर भी अलग है, ये आंसर भी अलग है। तो ये तो हमने डायरेक्टली मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टीज को चेक करके पता कर लिया कि हमारा आंसर बी होगा, कोई और आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम देखना चाहेंगे एक्चुअल में ये बी के सीक्वेंस को फॉलो करता है कि नहीं, वो भी हम देख सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि Q1 हमारा फिक्स रहेगा, 0 का 0 रहेगा। अब हम Q0 की बात करते हैं। ये 0 था हमारा, ये 0 है, तो इसका जो इन्वर्जन होगा वो 1 होगा। तो ये 1 हमारा यहाँ पर J इनपुट पर आ रहा है, K हमारा ऑलरेडी 1 है, तो J और K दोनों 1 होते हैं। तो आप J के फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल देख सकते हो, तो दोनों 1 होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट का इन्वर्जन आता है। प्रीवियस हमें पता है कि Q0 पहले 0 था, तो अभी इसका इन्वर्जन, इसका मतलब Q0 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 0 के बाद जो नेक्स्ट आउटपुट आने वाला है वो होगा 1 0। उसके बाद फिर से अगर आप देखोगे ये हमारा 0 है तो ये हमारा 1 होगा, तो ये फिर से यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों फिर से 1 1 ही होंगे। तो फिर से आप इन्वर्ट करोगे तो स्टार्टिंग में ये अगर 0 है तो ये 1 होगा, नेक्स्ट में फिर से 0 हो जाएगा। और अगर हम इस फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो क्योंकि Q0 हमारा 1 था पहले, तो ये 1 हमारा यहाँ ट्रांसमिट होगा और 1 1 पर फिर से इसका इन्वर्जन हो जाता है, तो ये हमारा जो Q1 है वो 1 हो गया। तो इस तरीके से सीक्वेंस पूरा फॉलो होता जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसको आंसर को सॉल्व करने के लिए हम बेसिक छोटी सी ट्रिक भी यूज कर सकते थे, जो भी हमने यूज की थी मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी, कि स्लेव वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, स्लेव जो फ्लिप फ्लॉप है, वो तभी काम करेगा जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी, क्योंकि ये मास्टर पर डिपेंड करता है। मास्टर का जब आउटपुट आ जाएगा उसके वो प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक इन्वर्टर के थ्रू क्लॉक पास कर रही है, इसलिए स्लेव फर्स्ट राउंड ऑफ क्लॉक में काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 3 डी फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट किए गए हैं। ये पहली वाली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट और लास्ट वाली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आपस में एक XOR गेट के थ्रू कनेक्टेड है इस D0 इनपुट पे। D1 इनपुट Q0 से कनेक्टेड है और D2 इनपुट Q1 से कनेक्टेड है। इन सब पे सेम क्लॉक आ रही है, तो इसका मतलब एक साथ सबका आउटपुट चेंज होने वाला है। और क्योंकि हमें पता है कि जो D0 फ्लिप फ्लॉप होती है वो एक ट्रांसमिशन का काम करती है, जिसे हम डेटा ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। इसका मतलब जो हमारे D इनपुट पर वैल्यू होगी वही एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी हमारे आउटपुट पे। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमारा प्रीवियस आउटपुट 1 1 0 हो, पहला आउटपुट क्या रखा है, ये Q2 Q1 और Q0 1 1 1 है, मतलब ये 1 है, ये 1 है
और ये 0 है 1 1 0 हो, तो इस डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 1 1 कितने क्लॉक्स के बाद हो जाएगा? नंबर ऑफ क्लॉक्स इन बिटवीन टू गेट Q2 Q1 Q0 as 0 1 1 from 1 1 0। तो मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पर, ये है क्लॉक कौन सी आई है, फिर ये है Q2 Q1 Q0, और यहाँ पे क्योंकि देखिए ये जो Q2 है, ये जो Q0 है और ये Q2 है, दोनों XOR के थ्रू पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा Q2 और Q0 का XOR। अब ये ट्रुथ टेबल को हम ड्रॉप करते जाएंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि कब हमारा आउटपुट 1 1 0 से 0 1 1 हो जाएगा। जब क्लॉक 0 है, मतलब स्टार्टिंग में हमारा जो आउटपुट है वो 1 1 0 है, 1 1 0। जब हम Q2 और Q0 का XOR लेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि XOR में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे, जैसे मैं अगर एक XOR ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज ये मान लीजिए X इनपुट है, ये मान लीजिए Y इनपुट है, और ये मान लीजिए Z आउटपुट है, तो X Y Z। तो अगर दोनों इनपुट सेम होते हैं, या तो दोनों 0 या दोनों 1, तो हमारा आउटपुट हमेशा 0 आता है। और जब दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं, 0 1 या फिर 1 0, तो हमारा आउटपुट 1 आता है। उसी कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, ये 1 है ये 0 है, तो जो XOR है वो हमारा 1 आ जाएगा, तो इसका आउटपुट 1 आ गया यहाँ पे। तो इस जब ये D0 1 है, तो जो नेक्स्ट क्लॉक जब आएगी तो Q0 भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यही 1 यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ पर ट्रांसमिट हो गया। फिर देखिए ये Q0 का आउटपुट डायरेक्टली D1 पे जा रहा है, यहाँ पर तो बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब जो Q0 रहा होगा वो D1 पे गया होगा, और D1 की वजह से वो Q1 पे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये जो Q0 है वो Q1 पर इस तरीके से ट्रांसमिट हो जाएगा। उसी तरीके से Q1 वाला जो आउटपुट था प्रीवियस वाला, वो D2 के बराबर होगा और D2 Q2 पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये 1 यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, ये 0 यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, इस 1 और 0 का एक्सक्लूसिव और वो यहाँ पर आउटपुट आके वो फिर से Q0 मिल रहा है। हर बार आपको ये करना है, नेक्स्ट क्लॉक आएगी तो ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, और इस 1 और 1 का जो एक्सक्लूसिव और है, 1 1 अगर आप एक्सक्लूसिव और करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो 0 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लॉक में भी ऐसे ही होने वाला है, 0 0 का एक्सक्लूसिव और किया 0, वो हमारा Q0 हो गया, जो प्रीवियस Q0 था वो यहाँ आ जाएगा, और जो प्रीवियस Q1 था वो यहाँ आ जाएगा। फिर से देखेंगे तो 1 और 0 का एक्सक्लूसिव और 1 होता है, तो ये 1 हमारा Q0 बन जाएगा, ये 0 हमारा Q1 बन जाएगा, ये वाला 0 हमारा Q2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्लॉक देखोगे तो फिर से 1 और 0 का एक्सक्लूसिव और 1, ये हमारा Q0 के बराबर होगा, ये हमारा Q1 के बराबर होगा, और ये 0 हमारा Q0 के बराबर, Q2 के बराबर होगा। हमें चाहिए था 0 1 1, तो हमें दिख गया कि 0 1 1 हमें मिल चुका है, और ये कितने क्लॉक्स के बाद मिला, तो हमने क्लॉक्स काउंट किया, तो 5th क्लॉक के बाद हमें हमारा आउटपुट जो 1 1 0 था अब वो 0 1 1 बन गया, तो नंबर ऑफ क्लॉक्स हमारी 5 हो जाएंगी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका था, हमें बस पहचानना था कि कौन सा आउटपुट किस जगह पे ट्रांसमिट हो रहा है। हमने देखा था कि Q0 हमारा Q1 पे ट्रांसमिट होता है, Q1 हमारा Q2 पे ट्रांसमिट होता है, और Q0 और Q2 का जो एक्सक्लूसिव और है वो डायरेक्टली फिर Q0 पे ट्रांसमिट होता है। तो उस तरीके से हम इसको एक ट्रुथ टेबल के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे एक दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको 2 डी फ्लिप फ्लॉप दे रखे हैं, दोनों ही सेम क्लॉक से कनेक्टेड हैं। D0 इसका इनपुट है, इसका आउटपुट Q0 है, इसका इनपुट D1 है और इसका आउटपुट Q1 है। ये MSB है, ये LSB है, मतलब Q1 और Q0 का जो सीक्वेंस है, इसके जो आउटपुट का सीक्वेंस है वो आपको दे रखा है 0 0, उसके बाद 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0, फिर 0 0, फिर वो रिपीट होता है। सो आपसे पूछा गया है कि अगर आप ये आउटपुट ऑब्टेन करना चाहते हैं तो ये जो D0 है और ये जो D1 है इसको आप कहाँ पे कनेक्ट करोगे, उसको किस इनपुट से आप कनेक्ट करोगे। तो ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए में D0 को आप कनेक्ट करो Q1 बार और Q0 बार से, D1 को कनेक्ट करो Q1 Q0 से। ऑप्शन बी कहता है कि D0 को कनेक्ट करो Q0 बार से और D1 को कनेक्ट करो Q1 से। सी कहता है Q1 बार Q0, Q1 बार Q0, दोनों को सेम इनपुट से कनेक्ट करो। और ऑप्शन डी कहता है D0 को Q1 बार से कनेक्ट करो और D1 को Q0 से कनेक्ट करो। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को लेके आ सकता है। अगर हम पहला इनपुट देखें तो हमारा जो आउटपुट है वो है 0 0 और नेक्स्ट आता है 0 1। इसका मतलब हमारा Q1 जो आउटपुट है वो तो सेम रहा, 0 का 0 रहा, लेकिन Q0 जो आउटपुट है वो 0 से 1 हो गया, तो वो चेंज हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जो Q0 आउटपुट है वो 0 से 1 हो रहा है। इसका मतलब ये जो D1 या फिर D0 इनपुट है
वो भी चेंज हुआ होगा, तभी तो हमारा आउटपुट चेंज हुआ है। तो D1 को चेंज होने के लिए हमें देखेंगे कि क्या ऑप्शन है जो D0 को 1 कर सकता है। अब हम देखें अगर D0 के जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ये है Q1 बार, Q0 बार, तो दोनों ही 0 थे, बार करोगे तो 1 आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। Q0 बार, ये स्टेटमेंट भी सही हो सकता है, इसका बार कर दो आप तो फिर से 1 मिल जाएगा। ये है Q1 बार और इंटू Q0, Q1 बार करोगे तो 1 आएगा, लेकिन Q0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आंसर हमें 1 नहीं दे सकता। फिर से Q1 बार, तो ये भी हमें 1 दे सकता है, तो ये 3 स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि जो Q1 Q0 है वो 0 1 से 1 1 हो रहा है, मतलब Q0 तो हमारा फिक्स 1 रह रहा है, 1 का 1 रह रहा है, लेकिन Q1 हमारा 0 से 1 चेंज हो रहा है। तो फिर से इसका 1 से 1 रहने के लिए इनमें से क्या ऑप्शन है जो सही रख सकता है? हमें 0 1 को 1 रखना है, मतलब Q0 को 1 आना चाहिए ऐसा इनपुट रखने के बाद। तो अगर मैंने ये A, B और जो D ऑप्शन हमने एलिमिनेट किए थे कि इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखता हूं तो 0 1 रखने पर ये ऑप्शन मुझे 1 नहीं दे सकता, क्योंकि ये इसका आप बार करोगे तो 1 आएगा, लेकिन Q0 का जब बार करोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट मुझे 0 दे रहा है ना कि 1, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा। फिर से 0 1 रखेंगे हम इस वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर अगर मैं Q0 को 1 रखूंगा तो उसका बार मेरे 0 दे देगा, और लेकिन मुझे 1 का 1 ही रखना था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट D वाला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे कि Q1 बार, तो Q1 मेरा 0 है, उसका अगर मैं बार करूंगा तो वो मुझे 1 ही रखने देगा, तो आंसर D मुझे सही लग रहा है। तो बेसिकली मैं 0 0 से लेके 0 1 गया और 0 1 से लेके 1 1 गया, और बस मैंने चेक किया कि जो Q0 आउटपुट है उसका सीक्वेंस इनमें से किस स्टेटमेंट से मैच कर रहा है, तो मेरा आंसर आ गया D। इसका मतलब कि अगर मैं इस D0 फ्लिप फ्लॉप को इस Q1 आउटपुट से कनेक्ट करूं विद अ इन्वर्टर Q1 बार, मतलब ऐसे मैंने एक इन्वर्टर लगा दिया और वो इन्वर्टर इस Q1 से कनेक्टेड है और वो यहाँ पर D1 से कनेक्टेड है, कि Q1 के आउटपुट का एक इन्वर्जन अगर मैं यहाँ कनेक्ट कर दूं, या फिर आप चाह सकते थे कि इन्वर्जन ना लगा के सिंपल इसको Q1 की बजाय इस Q1 बार से कनेक्ट कर देते। तो अगर मैं D0 को Q1 बार से कनेक्ट कर दूं तो मेरा आउटपुट इस Q0 का फिक्स सीक्वेंस को फॉलो करेगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 का 1 रहेगा, फिर 0 आएगा। अब नेक्स्ट देखें तो जो D1 है, सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं, हमें केवल D आंसर है, तो इसका मतलब D1 हमें सिंपली Q0 से कनेक्ट करना है, तो इसको मुझे डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर देना है और ये मुझे यहाँ से कनेक्ट करना होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने कनेक्शन किया है क्या ये सच में सही है, तो इसको चेक करने के लिए हम ये सीक्वेंस फॉलो कराना चाहेंगे। तो देखिए जब ये 0 0 होगा तो नेक्स्ट मेरा Q1 क्या होना चाहिए, 0 ही रहना चाहिए, तो ये 0 था, वो 0 ट्रांसमिट हुआ तो वो 0 ही है, और ये मेरा 1 आना चाहिए, तो ये क्योंकि 0 था तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 मेरा यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए ये 0 है, ये 1 है, तो क्योंकि Q1 0 है तो फिर से Q1 बार मेरा कितना रहेगा, वो 1 ही रहेगा, और 1 रहेगा तो Q0 फिर से 1 आएगा। अब क्योंकि मेरा D1 Q0 से कनेक्टेड है और Q0 इस टाइम पे 1 है, तो फिर से वो 1 ट्रांसमिट हो जाएगा, तो ये 0 1 के बाद 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये कनेक्शन अच्छे से काम कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा D। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन जब आए कि जिसमें कनेक्शन आपको करना हो तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करने की सोचिए। जितने ज्यादा ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर दोगे आप राइट आंसर पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे। इसे खुद से ट्राई करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सिंपल आप इसको ऑप्शन से ट्राई करें। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रोबेबल हो सकते थे प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए थे वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश किए। आपको इनमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी कोई आपके प्रॉब्लम्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।